आज का टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट इसका एरिया है। और बाबा ने भी कहा है कि अन्न, जल और जलावन को बचा के रखना है। तो ये हम सभी लोगों का दायित्व बनता है कि हम जल को बचा के रखें, एक एक बूंद जल को बचा के रखें, अन्यथा भविष्य में बहुत ही इसमें प्रॉब्लम जाने वाला है अगर हम इस स्टेज पर भी ध्यान नहीं देते हैं तो इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन केवल गवर्नमेंट के करने से ये काम नहीं होगा। पर्सनल आदमी अगर इंटरेस्ट नहीं लेगा तो इसमें ये काम संभव नहीं है, और अगर हर आदमी इसमें इंटरेस्ट लेगा तो ये संभव है। अभी सरफेस वाटर को सरफेस वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे इसमें बहुत सारे विधि हैं जिसके द्वारा सरफेस वाटर को कंजर्वेशन किया जाता है और किया जा सकता है। तो इसमें काम भी हो रहे हैं और अनेक लेवल पर काम इस पर हो रहा है। तो इसमें जो इसके जो हैं कुछ प्रकार हैं, उसको मैं यहाँ पर शार्ट में डिस्क्राइब करना चाहूंगा और डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं कि रूरल एरिया में कैसे किया जाएगा और अर्बन एरिया में क्या किया जा सकता है। मैं पॉइंट पर आ रहा हूँ, सुन पा रहे हैं दीदी? जी जी, ज्यादा ऑडिबल, या वेरी मच क्लियर था। जी जी। तो दादा, कैन यू एबल टू ऑन योर वीडियो इफ पॉसिबल? इट इज गुड टू सी यू। जी अभी वीडियो नहीं हो पा रहा है। नो इश्यू दादा, ओके। तो जो रूरल एरिया में है उसमें जो टेक्निकल जो चल रहा है, हम लोग जो करते हैं, और हम लोगों ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, जब मैं डिपार्टमेंट में था रिटायरमेंट के पहले, तो हम लोगों ने बहुत सारा जगह किया है। फॉरेस्ट एरिया में भी किया है और बाकी गवर्नमेंट लैंड में भी किया है। जितना भी किया है उसके क्या है, जैसे रूरल एरिया में वाटर कंजर्वेशन के लिए प्लांटेशन मस्ट है। प्लांटेशन से क्या होता है कि जो अर्थ का इरोजन वो रुक जाता है। इरोजन रुकने से वाटर उसमें हार्वेस्ट होता है। तो एक तो प्लांटेशन बृहद रूप में करना पड़ेगा, चाहे जहां भी जगह मिले, जैसा भी जगह मिले, नदी किनारे हो, नाले किनारे हो, घर में हो, खेतों में हो, या ऐसे जो खाली पड़े लैंड में हो, सब जगह अपने को प्लांटेशन करना पड़ेगा। दूसरा, जैसे जहां इरोजन हो गए हैं, छोटे छोटे नाले टाइप का बन गए हैं, जो टेक्निकल चीज मैं बता रहा हूँ, जो टेक्निकली कर रहे हैं उसको मैं बता रहा हूँ जी। उसमें गली प्लगिंग करके एक सिस्टम होता है। गली प्लगिंग मीन्स क्या है, जैसे छोटे छोटे नाले हैं जो बरसात में पानी बह के चले जाते हैं, उसमें गली प्लगिंग जो होता है, बोल्डर जो नियर अबाउट मिलता है, बोल्डर हो, वेजिटेशन हो, लकड़ी हो जो पड़े हुए, उसको ब्लॉक करते हैं अपन जगह जगह। उससे क्या होता है, इरोजन रुकता है और जो बरसाती पानी आते हैं वो रुक के अंदर चले जाते हैं, ग्राउंड में चले जाते हैं। एक गली प्लगिंग है। जी। तीसरा कंटूर बंडिंग होता है। कंटूर बंडिंग कैसा होता है, जो ढलान वाले जमीन होते हैं जिसमें पानी तुरंत निकल जाता है गिरने के बाद, उसमें छोटे छोटे मेड़ बना दिए जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। अलग अलग ढलान के अनुसार उसकी दूरी अलग अलग होती है, बट बना दिए जाते हैं। तो कई स्टेप बना दिए जाते हैं पूरे ढलान, उससे पानी रुक जाता है और वो पानी नीचे चला जाता है। चौथा है बोल्डर चेक डैम बनता है। तो बोल्डर चेक डैम में जहां नाले टाइप का बन गए हैं जो सूखे रहते हैं, उसमें बोल्डर को लगा दिया जाता है। जगह जगह बोल्डर को
लगा के पानी को ब्लॉक किया जाता है, उससे पानी रुक जाता है। 5वां है चेक डैम। चेक डैम थोड़ा बड़ा स्तर का है, जिसको कि मैसनरी से बनाया जाता है और थोड़ा बड़ा स्तर का होता है, उससे पानी को रोका जाता है। बरसाती पानी भी या जो नाला बहते भी रहता है पेरेनियल, उसको भी रोका जाता है। इस टाइप से उसको किया जाता है। 6वां है एक डाइक सिस्टम। डाइक सिस्टम क्या है? वो अंडरग्राउंड उसको बना के अंडरग्राउंड वाटर को रोका जाता है। जो अंडरग्राउंड वाटर पर्कुलेट हो रहा है उसको रोक दिया जाता है। वो भी एक स्ट्रक्चर बनता है, लंबा स्ट्रक्चर। वो भी मेसनरी स्ट्रक्चर बनता है, कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक। एक बनता है स्टॉप डैम। 6वां नंबर में स्टॉप डैम बनता है। वो भी नाले पे, जो पेरेनियल नाले हैं उन पर बनता है। वो भी बड़े स्तर पर बनता है। वो उससे थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट है। गांव में जगह जगह तालाब, छोटा छोटा तालाब बना दिया जाता है। आधे एकड़ में या 1 एकड़ में तालाब बना के उस पानी को स्टोर किया जाता है। वो पानी उससे पर्कुलेट होता है। एक होता है गैबियन स्ट्रक्चर। जो जो स्टॉप डैम बनता है या जो चेक डैम बनता है, बोल्डर डैम बनता है, उसी प्रकार एक गैबियन स्ट्रक्चर बनता है। उस गैबियन स्टील का मैश होता है। उस मैश में लपेट के वो पत्थरों को रखा जाता है, स्क्वायर शेप पे बनता है। वो थोड़ा सा ज्यादा बहाव जहां होता है उस स्ट्रक्चर को उसको बनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें रूरल एरिया में पानी को हार्वेस्ट करने के लिए ये सारी स्ट्रक्चर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर। अब आया अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में एक पिट बनाया जाता है। जैसे 1500 स्क्वायर फीट आपका है रूफ एरिया, तो उसके लिए 1.5 बाई 1.5 का आप एक पिट खोद दीजिए और ऊपर से आप एक पाइप लगा के उस पिट में डाल दीजिए और उसमें नीचे थोड़ा बड़ा बोल्डर, उसके बाद थोड़ा सा 40 mm का बोल्डर, उसके बाद फिर 20 mm या 40 mm का जो भी है वो बोल्डर ऊपर में रख दीजिए। वो पानी पूरा उसमें चला जाता है। मेरे घर में मैं बनाया हुआ हूँ यहाँ पर। जी, वेरी नाइस दादा। है ना, मैं अपने घर में ये बनाया हूँ। कम से कम 8-10 साल से ये चल रहा है। जी। मेरा अभी तक कोई प्रॉब्लम आया नहीं। ओके। उसके बाद ट्रेंच होता है। जो बड़ा जिसका एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, उसके चारों तरफ ट्रेंच खोद दीजिए 75 सेंटीमीटर का विड्थ का, 1 मीटर डेप्थ का, और उसमें नीचे बड़ा बोल्डर और ऊपर छोटा बोल्डर डाल दीजिए। उसमें भी पानी चला जाता है। और जैसे ट्यूबवेल है, जो ट्यूबवेल सूखे पड़े हैं, ट्यूबवेल वर्क नहीं करता है जी। ट्यूबवेल में मैं जैसे अपना कॉलोनी में एक जगह करवाया हूँ, वो लगभग 3 साल हो रहा है। वो ट्यूबवेल को ऊपर से कैप लगवा दिया और फिर चारों तरफ ट्यूबवेल को मैंने उसे आपका छेद करवा दिया वेल्डिंग मशीन बुला के, और उनका जो फ्लोर है नीचे को, उसको उसमें स्लोप करवा दिया, तो पूरा पानी उसमें चला जा रहा है। कोई प्रॉब्लम अभी 3 साल हुआ है नहीं आया है। वो भी 1500 स्क्वायर फीट में। इस प्रकार ट्यूबवेल को, और ओपन वेल भी जो है, जैसे गांव-गांव में ओपन वेल हैं, उनको अगर भी इस प्रकार से किया जाए तो जो बरसात का पानी है वो उसमें घुस जाएगा, वो फिर उसमें स्टोर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, रिचार्ज हो जाएगा। इस टाइप से इसको किया जा सकता है। ओपन वेल हुआ, ट्यूब वेल हुआ, आपका ट्रेंच हुआ, पिट हुआ, इस तरीके से आपको अर्बन एरिया में ये काम किया जा सकता है। और गांव में एक चीज और हो सकता है, तालाबों को, जो तालाब हैं हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत तालाब हैं, उस तरफ भी होंगे तालाब, उस तालाब को फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है। उसके चारों मेड़ों में पौधे लगाए जा सकते हैं। ये काम इसमें किया जा सकता है। तो इस टाइप से जो है अपने को करना होगा, और ये सब छोटा छोटा काम है, इसको किया जा सकता है, खर्चे भी ज्यादा नहीं है, इसमें ये हो सकता है। जी दादा जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड बहुत ही सॉल्यूशन आपने जो बताया, आई थिंक मुझे लगता है कि इजी है और हर कोई चाहेंगे तो कर सकते हैं। और हम लोग आज इसलिए
समर जैसे समर का टाइम आता है और पानी की क्राइसिस दिखना शुरू हो जाता है, आप देखेंगे तो गवर्नमेंट एरिया में उतना ज्यादा पता नहीं चलता है, पर धीरे धीरे हम लोग भी उससे इफेक्ट जरूर होंगे। हमें लगता है कि हम तो कभी ये जिनको परेशानियां हो रही हैं, या थैंक यू दादा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया है आज। और एक्चुअली आज हम लोग ने दोबारा इस सेशन रखने का कारण ही था कि एक्सपर्ट्स को हम लोग इनवाइट करें, बुलाएं, और उन लोगों का जो आइडिया है, जो आपने ग्राउंड लेवल पे वर्क किया है, इसके वाटर रिसोर्सेज के, वाटर कंजर्वेशन का के लिए, वाटर को कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए, तो इसलिए हमने आज ये अगेन टॉपिक लिया। और एक्चुअली निर्मला दीदी लास्ट टाइम बताई कि यू आर अवेलेबल लास्ट सेशन, सो मुझे लगा कि हम लोग मिस कर दिए, तो इसलिए हमने कुछ एक्सपर्ट्स के साथ दोबारा बुलाए हैं। हमारे बीच में अनुराग जी हैं, मिस्टर अनुराग जी। ये जी जितना जी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, इसको मैंने सब पॉइंट पर प्रैक्टिकली काम किया हो। फॉरेस्ट एरिया में भी काम किया है और गवर्नमेंट लैंड में भी काम किया है। ये सब चीज का जितने भी पॉइंट्स है, सब में मैंने काम किया हुआ है। जी जी दादा, अगर हमें किसी तरह का हेल्प की जरूरत होगी, हम लोग अगर ग्राउंड वर्क, प्रैक्टिकल वर्क पे अगर हम लोग आएंगे, तो फॉर एनी श्योर टाइम, वी विल कांटेक्ट यू। मैं अनुराग, मिस्टर अनुराग जी को इनवाइट करना चाहती हूँ। ये सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, सीपीडब्ल्यूडी में हैं, और इनका इनका जो भी ओपिनियन होगा, ये बहुत ही वैल्यूएबल होगा। मुझे लगता है कि हम लोगों को गवर्नमेंट एरिया है, जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, उसमें हम लोग इस वाटर हार्वेस्टिंग को कैसे हम लोग इस पे वर्क करें, इस तरह, इस पॉइंट पे इस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप हम लोगों को इनलाइट करें और बताएं कि क्या इस पे वर्क किया जा सकता है, पॉसिबल है। मिस्टर अनुराग। थैंक यू। वाटर कंजर्वेशन गवर्नमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा है आज की डेट में। बहुत सारे स्टैट्यूटरी नॉर्म्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने। कोई भी बिल्डिंग बनती है एक पर्टिकुलर एरिया के बाद, उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मैंडेटरी किया हुआ है सरकार ने। और इनफैक्ट इस समय बहुत सारे सिटीज में रेन वाटर से काफी रिचार्ज हो रहा है और ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ भी रहा है, कम नहीं हो रहा है। दूसरा, जो अर्बन एरियाज में हमने प्रॉब्लम देखी है, वाटर सप्लाई के दौरान लीकेजेस की होती है। और एक बहुत बड़ा जो हमारे बीच में प्रॉब्लम है, वो माइंडसेट का है कि अगर किसी ने रात में बाल्टी में पानी निकाल के रख दिया, तो सुबह वो पानी खराब हो जाता है, वो उसको फेंक के फ्रेश भरता है। वो ये नहीं जानता है कि जो भर रहा है वो भी रात भर रखा हुआ टंकी का पानी ही आ रहा है उसके पास। तो इस माइंडसेट को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सिटीज में 24/7 वाटर सप्लाई स्कीम लागू की है। तो जहां जहां हुई है, जिसका पहला पार्ट नागपुर में हुआ था, दिल्ली के भी कुछ इलाकों में उन्होंने किया है, और अब हम आगे और जगह पे भी इसको प्रपोज कर रहे हैं। कैपिटल इंटेंसिव है, पैसे ज्यादा लगते हैं, लेकिन पानी का जो वेस्टेज नॉर्मल 40% तक होता था डिस्ट्रीब्यूशन में, वो 6% तक आ जाता है, 5 से 6% हो जाता है, जो कि बहुत मैसिव गेन होता है हमारे लिए पानी को बचाने में। तो नागपुर में उन्होंने जो 24/7 की स्कीम लागू की है, उसमें उन्होंने क्या किया है कि किसी के घर में कोई भी स्टोरेज अलाउड नहीं है। आप पानी को स्टोर नहीं कर सकते अपने घर में, और आपके 24 घंटे नल में पानी आएगा। जब जरूरत है आप खोलिए और आप उसको भर लीजिए। उससे क्या होता है कि एक जो मेंटल ब्लॉक होता है आदमी का कि मुझे भर के रखना है और फिर वो फेंक देता है अगले दिन, वो एक मेंटल ब्लॉक खत्म हो जाता है और वेस्टेज बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हमारी प्रेशराइज्ड पाइपलाइंस होती हैं। इसमें बहुत हाई एंड स्कैडा सिस्टम लगता है, जिससे कि अगर कहीं पे भी लीकेज है तो तुरंत कंट्रोल रूम में हमें खबर मिल जाती है कि इस पॉइंट पे लीकेज है। तो हम पानी का लीकेज रोक देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर करते हैं, और घर में स्टोरेज नहीं देते हैं, जिसके कारण की जो हाउस होल्ड की मेंटेलिटी है वेस्ट करने की, वो खत्म हो जाती है। तो हम केवल एक स्पेसिफिक उस पे करके इस तरह से हम करीब 50% पानी बचा लेते हैं, जो कि एक मैसिव वो है। तो ये तो हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से संबंधित हम वो कर रहे हैं। दूसरा, हमने शहरों में एसटीपी मैंडेटरी कर दिए हैं। मतलब बहुत एक पर्टिकुलर साइज के बड़े प्रोजेक्ट में एसटीपी भी लगता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट।
तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी फ्लशिंग है वो डुअल फ्लशिंग करते हैं, उसमें वेस्ट वाटर से ही फ्लशिंग सिस्टम वर्क कर रहा होता है आपका। तो वेस्ट वाटर को हम कलेक्ट करते हैं, उसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से प्यूरिफाई करते हैं एंड देन फिर रिवर्स फ्लशिंग में डाल करके फ्लश में यूज करते हैं। तो इससे हमारा एक बहुत मेजर पानी का बचाव होता है, जो कि हम बहुत जगहों पे फ्रेश वाटर यूज कर रहे होते हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से 2-3 जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एसटीपी इंस्टॉलेशन, और अब आने वाले वक्त में 24/7। 24/7 में और भी बहुत सारी स्कीम्स के बेनिफिट है कि उससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि जब हमारी प्रेशराइज्ड पाइपलाइन होती हैं तो बाहर से कंटेमिनेशन अंदर नहीं आ पाता है पानी के। तो उससे जो पानी से जनित बीमारियां होती हैं वो होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं सिटी में। तो ये सब स्कीम्स हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इससे उम्मीद है कि हम करीब लगभग पानी की वेस्टेज 50% कम कर देंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मेरा एक और है कि क्या हम लोग जैसे कि सोक पिट रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या प्रोविजन है, अगर सीपीडब्ल्यूडी के जो जितने जो क्वार्टर हैं लगभग सभी मकानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने कर रखा है। जितने भी आप इस ब्लॉक में भी जिसमें रह रहे हैं, इसमें भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविजन है। और आज की डेट में सरकार की तरफ से ये मैंडेटरी है, अदरवाइज प्रोजेक्ट आपका क्लियरेंस नहीं मिलता। तो हम प्रोजेक्ट एरिया के हिसाब से रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट डिजाइन करते हैं और हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे होते हैं वहां से। तो ये एक मैंडेटरी है सभी के लिए, प्राइवेट बिल्डर्स के लिए भी मैंडेटरी है, और सरकार तो यूज कर ही रही है, सरकार तो सालों से इसको यूज कर रही है सिस्टम को। जी थैंक यू। हमें एक मीन्स हमें आइडिया नहीं था, तो ये पता चल करके एटलीस्ट वी फील गुड कि गवर्नमेंट इस पे वर्क कर रहे हैं और हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स इसके लिए अवेयर हैं और कमिटमेंट है उनका कि हमें रेन वाटर को भी हार्वेस्ट करना है। एंड अदर जो आपने आइडियाज बताया, दैट्स सो गुड एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। हमारे बीच में डॉक्टर अरुण दादा हैं। डॉक्टर दादा आप हेल्थ के प्रति आप अवेयर कराएंगे कि पानी से हमारे शरीर के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ता है, कंटामिनेटेड वाटर का हमारे जीवन में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा बॉडी 80% 70% वाटर से है हमारे बॉडी में। हमारा एक एक ऑर्गन के बारे में अगर हम देखें तो हमारा हर ऑर्गन का कोई 60%, कोई 70%, कोई 80% वाटर से बना हुआ है और मैक्सिमम वाटर का ही अगर सोचे तो इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में है। तो आप हेल्थ के प्रति इसका क्या प्रभाव पड़ता है जब वाटर पॉल्यूटेड होता है, कंटामिनेटेड होता है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है, और भी कुछ अगर इससे रिलेटेड है तो हमें बताएं। अरुण दादा। अरुण दादा, कैन यू हियर मी? आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूटेड दादा, यू आर म्यूटेड, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, दादा अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं दादा को फिर से लूंगी। हरानंद दादा हमारे बीच में है। नमस्कार दादा, आप कुछ आप इस से रिलेटेड कुछ आप बताएं कि क्या पानी के लिए हम लोग और क्या कर सकते हैं। आप अपने लाइफ में कुछ अगर एक्सपीरियंस किए हैं तो उसको शेयर करें, और डे टू डे लाइफ में हम इसके लिए कैसे अवेयर हो सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने आसपास के सोसाइटी को, इस पे कुछ आप हम लोगों के पास। जी मीरा दीदी, अरुण दादा का अनम्यूट हो गया है। अरुण दादा। हाँ हेलो जी दादा, जी हरानंद दादा, मैं अरुण दादा के बाद में आपको लेती हूँ। जी दादा। हाँ, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने रिसेंट टॉपिक को उठाया, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। एक्चुअली हर व्यक्ति को इस समय पानी के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि पानी एक ऐसी समस्या है, क्योंकि अभी अभी अपन ने एक्चुअली दक्षिण अफ्रीका का देखा, 14 अप्रैल से वहां पे पीने का पानी बंद हो गया है।
मतलब एक कंट्री जहाँ स्टार्ट हो गई पानी की प्रॉब्लम चालू हो गई है, जी इसका मतलब आज से करीब 15-20 साल बाद हमारे देश में भी हो सकता है। तो हमें जी आज से ही अवेयर होना पड़ेगा, खासकर जो बुद्धिजीवी वर्ग है और विशेषकर जो आनंद मार्ग का जो कंसेप्ट है, आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, मतलब हम जगत के बारे में अभी से सोचना चालू करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा आपने विचार जो बनाया है अभी, बहुत अच्छा है। हर व्यक्ति को इसमें सोचना पड़ेगा। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं पीएचडी इन सोशियोलॉजी हूँ विथ लॉ, पर फिर भी मैं जनरल बातें तो बता सकता हूँ कि उस हिसाब से पानी अपने को उपयोगी तो है, पर पानी के साथ पानी का भी मितव्ययता चालू करनी पड़ेगी। विशेषकर जब हम पानी का यूज करते हैं ना, तो हम जैसे पानी उपयोग करते हैं तो नल, जब हम सेविंग करते हैं या पेस्ट करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो नल को खुला छोड़ देते हैं। नल बंद करते हुए काम करना पड़ेगा, बीच बीच में पानी जब लगे तब खोलो फिर बंद करो, फिर उस हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा। मतलब पानी के बारे में अवेयरनेस की आवश्यकता बहुत है। पानी क्या, मैं तो कहूंगा हर सोशल इशू में अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्टिकुलरली आजकल वाटर, जैसे वाटर क्राइसिस होने वाला है तो वाटर के बारे में भी अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस का मतलब कि हम सब लोग उसके बारे में बहुत जागरूक रहें। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते रहते हैं कि हम अवेयर मतलब जागृत हर क्षण रहें। अब जब हर क्षण जागृत रहेंगे तो बात आएगी कि हम पानी के बारे में जो सोचते रहेंगे। खैर, जैसे हम आपके घर आते हैं या आप हमारे घर आते हैं तो हम पूरी गिलास पानी आपको ना दें, 3/4 गिलास ऑफ वाटर दें, उसमें क्या होगा, पानी वेस्ट होने से बचेगा। यदि आपको पानी वाकई जरूरत है तो आप मांग सकते हो, पर हम पूरी एक गिलास पानी भर के भी ना दें। राइट दिन में एक व्यक्ति भी अगर चाहे तो कम से कम 50 बाल्टी पानी बचा सकता है, पर उसको जी अवेयर होना, सोचना पड़ेगा। जैसे हम अपने इकोनॉमिक लाइफ में पैसे के बारे में सोचते हैं ना, हम पैसे वेस्ट ना करें, तो पैसे का प्रॉपर यूज करें। कम से कम आज के जो लोग हैं, हम सब लोग पैसे का प्रॉपर यूज करने लगे, अब मिसयूज नहीं करते, क्योंकि जो समय बता रहा कि जो मनी है उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए। इसी तरह वाटर भी मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी आपने बोला कि हमें तो बोलूंगा 72% पानी है। जब 72% पानी हमारे बॉडी में है तो इस पानी का उपयोग भी मिसयूज बिल्कुल ना हो। मिसयूज ना हो तो हम इसके लिए अवेयर रहेंगे। अवेयर रहने के लिए हमको सोचना पड़ेगा कि हमारे बचाने से, पानी के बचाने से बहुत लोगों को लाभ होने वाला है। खासकर हमारे जो साथ लोग रह रहे हैं या आगे आने वाली जनरेशन है। जैसे लोग बता रहे हैं कि भूजल का स्तर ना कई शहरों में, करीब 50 शहरों में, इंडिया के 50 शहरों में, मैंने अभी आज डेटा इकट्ठा किया है जिसमें बताया 50 शहरों में, इंडिया के 50 बड़े शहरों में पानी की प्रॉब्लम हो गई है। उसमें है कोलकाता, हैदराबाद, आपका अहमदाबाद, देहरादून, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज, ग्वालियर, लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, बड़ोदरा, जयपुर, जोधपुर आदि शामिल है। अब सोचिए इतनी भयावह स्थिति अभी हो रही है कि हमारे देश के 50 शहरों में पानी की समस्या होने वाली है बहुत जल्दी। तो अब 50 शहर मतलब उसमें रेंज में आएंगे जहां पानी की प्रॉब्लम होने वाली है। तो हमको अभी से सोचना पड़ेगा, विशेषकर जो जागरूक वर्ग है, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, खासकर जो हम जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो ऐसे लोग हैं जो सोच सकते हैं पानी के बारे में, उनको जरूर विचार करना चाहिए। और आपने बहुत समय रहते इस टॉपिक को उठा लिया है और मैं तो चाहूंगा कि हम इस पे बहुत बड़े बड़े सेमिनार, सिम्पोजियम्स करें और जब भी मिलें कोई पब्लिक फोरम पे तो हम अवश्य पानी के बारे में चर्चा करें। पानी को वेस्टेज को जरूर रोकना होगा। पानी जैसे कभी आपने एक, आप इंजीनियर साहब बता रहे थे, इसके पहले वक्ता जो थे उन्होंने बड़ा अच्छा बोला है कि पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। मैं भी इस बात का समर्थक रहा हूँ। मैं हर साल करीब 500 पेड़ लगवाता हूँ जुलाई के महीने में, और देश के विभिन्न शहरों में जहाँ अपने मित्र हैं या जहाँ आनंद मार्गी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लगा लीजिए, नहीं तो हमसे पैसे ले लीजिए और कम से कम 5 पेड़ लगा दीजिए। तो मैंने अभी कई जी शहरों में पेड़ लगाए पीपल के और नीम के। ये पीपल और नीम के पेड़ जरूर लगवाइए। और खासकर जी जुलाई आने वाला, अभी से सबको अवेयर करिए। पेड़ लगाने से क्या होता है कि अगली जनरेशन को तो फायदा होने वाला ही है, हम लोगों को भी पानी इकट्ठा होने लगेगा। और बहुत सी और भी पेड़ के बहुत से फायदे होते हैं, वो अलग कभी टॉपिक होगा तो मैं उसमें बताऊंगा आपको। लेकिन मैं मानता हूं और जानता हूं कि यदि हम पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, दोनों से बहुत लाभ होगा। और पानी के कंजर्वेशन में इस तरह आप लोग चर्चा करते रहें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की चर्चा बहुत आवश्यक और सार्थक है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच दादा, आपका वैल्यूएबल पॉइंट्स
एंड आपने जो बताया डे टू डे लाइफ में इवन प्लांट्स के बारे में बताया कि आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग सब एक दूसरे से सुने, सीखे और कोशिश करें तो जरूर इस प्रॉब्लम से हम लोग निजात पा पाएंगे। ग्लोबल वाटर क्राइसिस हम देख रहे हैं, हम भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। अगर आज हम अवेयर नहीं हुए तो आज अगर हम नहीं जागे तो भविष्य में हम लोग सब खतरे में आ जाएंगे, सारे स्पीसीज खतरे में आ जाएंगे, हम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और उसके लिए हमें अभी जागरूक होना पड़ेगा। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं वाला कंडीशन आ जाएगा। जी थैंक यू। जी थैंक यू दादा। हरानंद दादा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर व्यूज। Am I audible now? Yeah, audible. Okay, just a minute. बहुत सार्थक चर्चा अभी तक हुई है, मैं सुन रहा हूँ बहुत ध्यान से, थोड़ा विलंब से मैं आया। पूरी अगर तस्वीर देखी जाए इस पर तो हमारे जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं, वाटर रिसोर्सेज की बात हो रही है। 97% पानी तो समुद्रों में है, 2% अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं और 1% पानी जो है ग्लेशियर्स और इन चीजों में कैद है। अब हमारे देश की जहां तक समस्या है कि हम वाटर स्ट्रेस में जी रहे हैं, इसका एक फंडामेंटल रीजन ये है कि विश्व की आबादी का 18% हिस्सा भारतवर्ष में रहता है, जबकि पानी का केवल 4% अंश इस देश को उपलब्ध है। तो जहां आबादी विश्व की 18% है और पानी 4%, तो ये जो डिसिमिलैरिटी है बिटवीन रिसोर्सेज एंड डिमांड फॉर रिसोर्सेज, वो समस्या तो जड़ीभूत है, तब गहरी है। अब आगे थोड़ा बढ़ें तो पानी पर काफी गंभीर चर्चा हुई। शहर अर्बनाइजेशन सेंटर्ड बहुत साइंटिफिक और अच्छे व्यूज हमारे इंजीनियर्स ने दिए और एक्सपर्ट्स ने दिए। 80% पानी इस देश में एग्रीकल्चर सेक्टर यूज करता है, सिंचाई के लिए मुख्यतः। अब यहाँ भी जो बहुत सी तब्दीलियां लाई जा रही हैं, और जैसे मैं हल्के में इशारा करूं तो क्रॉपिंग पैटर्न को बदलने की कोशिश चल रही है, और पंजाब जैसे राज्यों में अच्छी मुहिम चली है कि पानी बचाओ पैसा कमाओ किसानों के लिए। तो इंसेंटिवाइज किया जा रहा है कि आप पानी बचाइए, और इरिगेशन का जो हमारे देश में सिस्टम है कि खेत में मेड़ बना के पानी चला जा रहा है, बह रहा है, तो अब यह है कि ड्रिप इरिगेशन करें और अन्य तरह का के जो आधुनिक सिंचाई के तरीके हैं उनको अपनाया जाए। क्या हो रहा है? तो वो एक अभी किसानों की ओर पहल करने की आवश्यकता बहुत है, क्योंकि 80% पानी इस देश का कृषि के लिए यूज होता है। अब मैं एक अच्छी बात मीरा जी ने उठाई कि नई पीढ़ी को कैसे सजग किया जाए। मैं एनसीईआरटी की पुस्तकों को देख रहा था, हायर क्लासेस की 11th-12th, जहां बच्चे काफी समझदार हो जाते हैं। तो मैंने देखा कि मुश्किल से 3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स में वाटर कंजर्वेशन की बात कही गई। अब ये इतना संक्षिप्त है, ये जो सिलेबस में पाठ्यक्रम में डाला गया है, वो सामग्री इतनी कम है कि उसमें आप कोई भी तस्वीर उभर कर नहीं आती है। अब इस देश की समस्या क्या है कि पहली बार आजादी के कई दशकों बाद फर्स्ट सेंसर ऑफ वाटर बॉडीज किया गया। अभी पिछले वर्ष जुलाई में गवर्नमेंट ने 2 वॉल्यूम्स रिलीज किया जिसमें पूरे देश को मैप किया गया। तो उसमें ये देखा गया कि 70% जो हमारा वार्षिक प्रेसिपिटेशन है, एनुअल प्रेसिपिटेशन जिसे हम बारिश कहते हैं, वो 4 महीनों के भीतर होती है। तो और उससे फिर नदियां फिर पुनर्जीवित होती हैं और नदियों में पानी का संचार होता है और चारों ओर। तो यही वो क्रूशल टाइम होता है मॉनसून का,
जब पानी हम संभाल सकते हैं। जैसे केरल में सबसे अधिक वर्षा होती है, पर दुर्भाग्यवश वाटर हार्वेस्टिंग में पीछे है। वाटर हार्वेस्टिंग में महाराष्ट्र जैसे देश बहुत आगे हैं। बंगाल को ये सुविधा है कि वहां पर ऑलरेडी पॉन्ड्स और लेक्स का, जैसा कि सर्वे में कहा गया, बहुत रिच रिसोर्सेज है। 60% जो पॉन्ड्स और लेक्स हैं, टैंक्स हैं, वो बंगाल में हैं। और ये और वाटर रिसोर्सेज के साथ एक और समस्या है कि 50% जो है प्राइवेट, 55% प्राइवेट ओनरशिप है, और गवर्नमेंट का पानी पर नियंत्रण जो है, पानी के संसाधनों पर सिर्फ 45% है। 55% पानी निजी कंट्रोल में, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आप कह सकते हैं एक तरह से। तो यहाँ भी एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। जहां तक बच्चों को इस संबंध में जागरूक करने की बात है, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि इस विषय पर एक विस्तृत चैप्टर, कम से कम 15-20 पेज का चैप्टर एक्सपर्ट्स लिखें और उसको डालें, ताकि पूरी तस्वीर सामने आए। बच्चों को पता चले कि ब्राजील के बाद इस दुनिया में सबसे अधिक बारिश हिंदुस्तान में होती है, और 70% बारिश 4 महीनों में होती है। इसलिए समस्या घनीभूत है कि उसी 4 महीने में बारिश के पानी को वाटर हार्वेस्टिंग करके संभालना है। और तकनीक के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स ने दी, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा और जानकारी भी मिली। तो ऐसा नहीं है कि सरकार अपने स्तर पर काम नहीं कर रही है, पर सरकार को सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेना पड़ेगा, और खासकर जो अगली पीढ़ी सामने आ रही है खड़ी होकर के, युवा पीढ़ी, किशोरावस्था की जो पीढ़ी है, वो जो वाटर क्राइसिस झेलने जा रही है, तो और बहुत निकट भविष्य में झेलेगी, उसको जागरूक करने की आवश्यकता है। कि जैसा कि पानी की मितव्ययिता पर अभी बात उठाई गई, लेकिन पूरी तस्वीर सामने रख करके बच्चों को बचपन से ही इस दिशा में ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि इट्स अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स, no less valuable than money as a resource. It has to be conserved at all costs. और स्टोरेज कैपेसिटी जो हमारी देश में रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज की कम है, उसको पूरी सोच को बदलना पड़ेगा। मैं याद दिलाऊं, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। आज से करीब 450 वर्ष पहले अकबर ने आगरा से राजधानी शिफ्ट की थी फतेहपुर सीकरी, बड़ी उम्मीद से कि नई जगह जाके बसेंगे। लेकिन फतेहपुर सीकरी को छोड़ना पड़ा जब वहां पानी की समस्या खड़ी हो गई, तो अकबर को वापस मुगल साम्राज्य की राजधानी को करना पड़ा, आगरे किले में, मतलब आगरा लाना पड़ा। बाद में शाहजहां ने उसको दिल्ली शिफ्ट किया जब लाल किला बनाया। खैर, तो इसलिए ये पूरी तस्वीर लेकर के मुख्यतः जो किसानों का वर्ग है, जो 80% पानी को यूज कर रहा है, उसको समझाइश करने की जरूरत है, जागरूक करने की आवश्यकता सरकार कर रही है। पर सरकार के भरोसे सारा काम नहीं हो सकता। सरकार की मशीनरी लगी हुई, ऐसा नहीं, हर स्तर पर, जैसा लोगों ने बताया, गंगा मिशन चल रहा है, हर तरफ से कोशिश चल रही। एक और बात मैं कहना चाहूंगा जो मीरा जी ने उठाया हेल्थ पर। देखिए, इस देश में प्रदूषित जल की समस्या भी बहुत घनी है। जल की उपलब्धता की एक समस्या अपनी जगह पर है, इसकी जानकारी सबको है। प्रदूषित जल में देखिए फ्लोराइड है और आर्सेनिक है। तो ये जो फैक्ट्रीज जहां तहां खुलती चली जा रही हैं बेतहाशा, और उनका पोल्यूशन कंट्रोल बहुत पुअर है। हमारे पास पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, पर वो कितने इफेक्टिव हैं ये सब जानते हैं। तो फैक्ट्रीज का जो एफ्लुएंस है, जो गंदा पानी है, वो फिर अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है, और इस तरह से वाटर पॉइजनिंग होती है। और इसका सबसे अधिक कुप्रभाव छोटे बच्चों के पर पड़ता है, जिनका कुपोषण होता है। पेट की बीमारियां पानी से सबसे पहले होती हैं, और जैसा कि कई लोग कहते हैं कि लीवर और पेट के कई बीमारियां जो हैं पानी से जुड़ी हुई हैं। तो ये पीढ़ी जो है, और खासकर गरीबों की जो वर्ग है, वो बहुत ही प्रभावित है, क्योंकि उनको साफ जल नहीं मिल पाता है। मिडिल क्लास तो घर में फिल्टर लगा के और आरओ लगा के अपनी व्यवस्था किसी तरह मैनेज कर लेता है, लेकिन जो गरीब वर्ग है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, गांव में जहां 1.5 किलोमीटर दूर जाके महिलाएं घड़ा ढो के लाती हैं। मैंने राजस्थान में मैंने काम किया, मैंने देखा है बाड़मेर के इलाके में क्या होता है, जो डेजर्ट का एरिया है, जैसलमेर से आगे पाकिस्तान के बॉर्डर तक मुनावाव बॉर्डर है। तो ये
बहुत गंभीर समस्या है प्रदूषित जल की, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना देश में इतनी बीमारियां पहले से ही हो चुकी हैं जल केंद्रित, जल प्रदूषण केंद्रित, और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एंड इट इज गोइंग टू अफेक्ट द एंटायर हेल्थ सिस्टम, स्पेशली ऑफ पुअर पीपल, पुअर चिल्ड्रन हु आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। हम लोग डिविडेंड्स की जब बात करते हैं कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो हमारी ताकत है, मोदी जी कहते हैं, जनसंख्या के नए युवा वर्ग की ताकत। तो युवा वर्ग स्वस्थ नहीं रहेगा तो ताकत की बात करना एक किताबी बात है। बस यही कुछ बातें मुझे कहनी थी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच दादा। आपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ भी सबकी ध्यान आकर्षित करी, और आपने जिन जिन पॉइंटों पर बोला रियली ये है और हम लोग डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं। हमारे गुरु पीआर सरकार ने भी बताया था कि नियर भविष्य में ग्लोबल वाटर क्राइसिस आने वाला है। हमारे जो रिवर हैं वो पोल्यूटेड हो चुके हैं, हो रहे हैं। ये तब बताए थे, ये काफी पुरानी बात है जब पीआर सरकार ने बताई थी। आई थिंक मैं एक मिनट जस्ट, या मेरे पास लिखा हुआ है, मैं जस्ट देख रही हूँ। सॉरी फॉर आई थिंक हाँ, ये 25 मार्च 1989 में कलकत्ता में पीआर सरकार ने इस पर सबको ध्यान आकर्षित किया था वाटर क्राइसिस के तरफ, कि ग्लोबल वाटर क्राइसिस नियर भविष्य में आने वाला है। हम सबको अभी से जागरूक होना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल वाटर को बचाना पड़ेगा। ज्यादा हम लोग ग्राउंड लेवल वाटर पे ना डिपेंड हो करके रेन वाटर को हम लोग बचाएं। तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए थे। अब मैं और हमारे बीच में काफी सारे स्पीकर्स हैं, अगर वो सुप्रिया दीदी हमारे बीच में हैं, कुछ यंग जनरेशन की हैं, उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं सुनना चाहूंगी। सुप्रिया दीदी हमारे बीच में है। सुप्रिया डॉक्टर वर्तिका जैन दीदी है, एक्सपर्ट है, सी इज एक्सपर्ट इन दिस। लास्ट सेशन में भी दीदी आई थी और इस बार भी हम लोगों के बीच में है। उनका हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन सुनेंगे कि पानी का एक्चुअली हम लोग इस लास्ट टाइम हम लोगों ने थोड़े वाटर के बारे में बात किया था कि कैसे डे टू डे लाइफ में बचाएं, बट इस बार हम लोगों का जो पैनल में एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे कि कैसे हम लोग इसको इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करें, किस तरह का प्लांट लगाएं हम लोग अपने आसपास। और ये वाटर इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए हम लोग दोबारा इसको सब लोगों के पब्लिक डिमांड के बाद दोबारा हम लिए। डॉक्टर वर्तिका दीदी आप अपना ओपिनियन शेयर करेंगी, आप अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू बताएं। जी दीदी। जी नमस्कार दीदी। नमस्कार। और अगेन आई एम सॉरी दैट आई कुड नॉट कनेक्ट इन टाइम बिकॉज यहाँ बहुत हैवी रेन्स हुआ तो थोड़ा उससे प्रॉब्लम हो रखा था। तो इससे पहले के विचारों से एटलीस्ट आप ज्वाइन की, क्योंकि मैं वेट कर रही थी। जी तो जी नहीं ज्वाइन तो दीदी करना ही था, सभी लाइट्स आई हैं उसके बाद मैं पूरा सेटअप वापस किया और उसके बाद इंस्टॉल में थोड़ा समय लग गया। तो दीदी मुझे कुछ बातें जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी, एक तो जो मुख्य बात थी वो कि हमें रेन वाटर को कैच करना है, तो उससे संबंधित रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है। एक तो वो चीज है जो मेजर चीज है और मेजर इम्प्लीमेंटेशन जिसका जितनी जल्दी होगा सब जगह वो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बातें जो छोटी छोटी बातें जो हम लोग हमारे घरों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें से एक जो इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग आजकल यहाँ जो कर रहे हैं वो ये है कि जो कोकोनट होता है दीदी, जिसे हम नारियल की जटाएं कहते हैं, उसको करने के बाद तो वो जो ड्राई कोकोनट की जो नारियल की जटाएं हैं तो उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं, और जहाँ प्लांट हमने लगा रखा है गमले में है या फिर डायरेक्टली हमने लैंड में लगा रखा है तो उसके चारों तरफ हम उन जटाओं को बिछा देते हैं। और उसके बाद अगर हम उसमें वाटरिंग करते हैं तो क्या होता है कि वो पानी जो है लंबे समय तक उसमें टिकता है। तो हमें
कम पानी में ही ज्यादा दिन तक हम उस पौधे को हम चला सकते हैं, और वाटर का इवेपोरेशन जो होगा वो कम होगा, तो उससे एक अच्छे रिजल्ट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। तो ये वेस्ट का बेस्ट यूज समझ सकते हैं कि भाई वो तो जटाएं तो वैसे भी हम वेस्ट करते हैं, वो जला देते हैं या ऐसे ही जाती है, तो उसका हम यूज करके इसको वाटर इवेपोरेशन से हम रोक सकते हैं। दूसरी चीज जो एक और जो बड़ी बात है कि जैसे लिक्विड डिटर्जेंट को जो हम यूज करते हैं फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, वो चीज को थोड़ा हमें अवॉइड करना होगा, बिकॉज लिक्विड डिटर्जेंट को जब हम उससे क्लीन करने में ज्यादा पानी खर्च होता है, पहली बात। दूसरी बात, वो जो है उससे जो केमिकल जो है वो वापस रेसिड्यू जो जा रहा है, जो सॉइल में लैंड में ही जा रहा है, तो वो केमिकल जो है वो लैंड पोल्यूशन कर रहा है, और दूसरा वही केमिकल हमारे हाथों के थ्रू, हमारी स्किन के थ्रू भी ऑब्जॉर्ब होता है, तो वो बहुत ही हार्मफुल है। तो कोशिश हम ये करें कि डिटर्जेंट ऐसा हो जिसमें वही जो हम कहते हैं कि राख जो हमारा ओरिजिनल था, कि जिसमें चारकोल राख या लाइम इससे संबंधित जो हो, ऐसा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे एटलीस्ट लेस पोल्यूशन होगा और पानी भी कम खर्च होगा। तो पानी को बचाने में एक ये स्टेप हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये भी हम लोग जानते हैं कि वॉशिंग मशीन जब हम लोग घर में चलाते हैं तो हमको उसको तभी चलानी है जब वो फुल्ली हम उसका लोड हमारे पास तैयार है, कि ये नहीं कि हम 2 कपड़ों के लिए भी पूरा वॉशिंग मशीन को यूज कर रहे हैं, 4 के लिए भी यूज कर रहे हैं, तो हम पानी को फिर वेस्ट ही कर रहे हैं बेसिकली। तो वो फुल्ली लोड पे हम लोग करेंगे तो जाकर के वो एक और स्टेप है जिससे हम पानी को बचाने में थोड़ा हेल्प कर सकते हैं जी। दूसरी चीज कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम सभी की आदत होती है कि जब भी हम नल को, टैप को खोलेंगे तो हम उसको पूरा फुल खोलते हैं। तो हम कोशिश ये करें कि हम उसको 3/4 या हाफ पे हम उसको खोलें, तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी, परंतु आपको पानी मिलेगा उतना ही, आपको जितना यूज करना है। परंतु अगर हम फुल खोलते हैं तो वो वेस्टेज ज्यादा होता है, एक ये बात है। दूसरी बात ये कि दीदी आरओ जो यूज कर रहे हैं हम लोग, जो कि नेचुरली सब जगह वाटर प्यूरिफायर के लिए मोस्टली यही रिकमेंड किया जा रहा है, तो जो आरओ मशीन का यूज किया जा रहा है वाटर प्यूरिफायर के रूप में, उसका प्रयोग तभी हमें करना है जब हमारे पानी का टीडीएस 1000 से 1000 ppm से ज्यादा है। तो दूसरी बात, जो आरओ का पानी हमारे पास आ रहा है पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, उसका टीडीएस भी हमें चेक करना है, क्योंकि जनरली ये लोग क्या करते हैं कि उसका टीडीएस इतना कम कर देते हैं, 60-70 ppm कर देते हैं, कि वो अगर हम पी रहे हैं तो वो भी हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। लो टीडीएस पानी पीना भी नुकसानदायक है और हाई टीडीएस पानी पीना भी नुकसानदायक है। तो लो टीडीएस हम आफ्टर आरओ जो पानी आ रहा है उसका टीडीएस डेफिनेटली चेक करवाएं कि कहीं वो बिल्कुल सिंगल डिस्टिल वाटर के बराबर तो करके नहीं दे दिया उसने आपको। कम से कम वो 200 से 250 के बीच में होना चाहिए। लो टीडीएस का पानी पिएंगे तो बोन्स की प्रॉब्लम, जॉइंट की प्रॉब्लम, इवन अभी WHO ने बताया कि मतलब कुछ टाइप के कैंसर, डायबिटीज, वो होने में भी ये लो टीडीएस का पानी जो है बड़ा नुकसानदायक है। तो हमें इस चीज को भी ध्यान रखना है। पहली बात, आरओ कब लगाना है, और अगर लगा रखा है तो उससे जो टीडीएस का पानी आ रहा है, कितना टीडीएस का पानी आ रहा है, उसको हम जरूर चेक करवा लें। नहीं, अगर वो बहुत लो है तो उसको 200-250 पे सेट करवा सकते हैं हम उसको, उससे कम का पानी नहीं पीना है हमें। और जो आरओ का वेस्टेज ऑफ पानी निकलता है उस पानी का प्रयोग हम करें। जैसे अब वही है कि सॉल्टी पानी है वो, तो उसका प्रयोग या तो हम वॉशरूम्स में कर सकते हैं, पर उसको भी कोशिश करें कि किसी तरीके से उसका हम रीयूज उसका कर सके। तो ये तो बेसिक बातें जो छोटी छोटी डेली लाइफ में हम लोग कर सकते हैं उन पे है। और जो मेजर बात है वो यही है कि हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अप्लाई करना है। उसके लिए अगर हमारी फ्लैट सिस्टम, हमारा जो सोसाइटी सिस्टम है उसमें भी अगर ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं तो ट्यूबवेल्स को हमें रिचार्ज करवाना होगा हमारे ही छतों के पानी से। और बड़ा सिंपल टेक्निक है जिसमें हमको जो हमारी छतों से जो पानी गिरता है, जो आउटलेट्स रहते हैं, उन आउटलेट्स के थ्रू हमें पाइप्स को नीचे उतारना है और वो सारे पाइप्स को कनेक्ट करके ट्यूबवेल के पास लेके जाना है। और ट्यूबवेल और वो पाइप, इन दोनों के बीच में हम एक फिल्टर को यूज करते हैं ताकि वो पानी जो ऊपर से आ रहा है छत से, वो उस फिल्टर के थ्रू छनता हुआ डायरेक्टली ट्यूबवेल के अंदर जाएगा और उसको डायरेक्ट रिचार्ज करेगा। कि इट्स जस्ट लाइक जो मैं बताया होगा पहले भी कि जैसे कि हम लोग इंट्रावीनस इंजेक्शन देते हैं, इंट्रावीनस ड्रिप चढ़ाते हैं, है ना। जैसे अगर हमें डिहाइड्रेशन हो रहा है तो ओरल हम पी सकते हैं, ओरल पिएंगे उतना जल्दी इफेक्ट नहीं आएगा जितना हम इंट्रावीनस, हम डायरेक्ट उसको ब्लड वेन के अंदर लगा देंगे तो जितना जल्दी आपका रिहाइड्रेशन होगा। तो इट्स जस्ट लाइक इंट्रावीनस कि आपने डायरेक्टली
रिचार्ज कर दिया है अंडरग्राउंड वाटर में, डायरेक्टली आप पानी वहां डाल रहे हैं, तो आपका ट्यूबवेल जो है बहुत ही जल्दी 1 साल की बारिश में आप देखेंगे कि आपको वो रेगुलरली वाटर सप्लाई पूरी बराबर दे रहा है और पानी का TDS भी आपका नेचुरली कम हो गया। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिंपल टेक्निक है। और जैसे आजकल तो इसमें जो पहले होता था कि आपको अपने ही उसमें पूरा बहुत बड़ा एक गड्ढा टाइप खोदना है, उसके अंदर फिर आपको बेड बिछाना है, फिल्टर बेड बिछाना है, वो करना है, वो सब की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल टेक्निक है, सारे आउटलेट्स का एक साथ जोड़ा और ट्यूबवेल के पास लेके गए और फिल्टर के थ्रू उसको कनेक्ट कर दिया, डायरेक्टली उसके अंदर जला दिया। तो इजी मेंटेनेंस है, इसमें कोई ज्यादा मेंटेनेंस नहीं है, ऑलमोस्ट आप सोचिए कि मेंटेनेंस फ्री ही है और बहुत कम खर्चे के अंदर ही ये सारी चीज हो जाती है। तो जब तक इसको अडॉप्ट नहीं किया, जितना पानी भगवान दे रहा है उसको अगर हमने कलेक्ट नहीं किया तो हम उसको वेस्ट हम कर रहे हैं, तो फिर आगे हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। जब उन्होंने दिया और हम उसको इकट्ठा नहीं कर रहे हैं तो फिर फायदा ही क्या, जब उसको प्रिजर्व नहीं किया जा रहा है तो उसको प्रिजर्व करने के लिए यही एकमात्र टेक्निक है। बाबा हमको कह के गए हैं कि हमें कैच द रेन वाटर, बाबा ने कहा है, तो हमें इसको करना होगा इम्प्लीमेंट। अपने घर में करें, सोसाइटीज में करें, या जहां कर सकते हैं। अगर कोई कॉलोनी का हैंडपंप है ऑलरेडी, तो उस कॉलोनी के लोगों के बात करके, उनको मोटिवेट करके, उनकी छतों का पानी जो है वो उसके अंदर डालें। एटलीस्ट वो छतों का पानी जो है वो नाली में नहीं जाएगा, वो ड्रेन में नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, और वो डायरेक्टली अंडरग्राउंड वाटर के अंदर कलेक्ट होगा। तो ये काम हमें करने होंगे, तब जाकर के जो बेसिक अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो जितना बुरी तरीके से कम हो रहा है वो हम लोग बचा पाएंगे। जी, थैंक यू सो मच दीदी। हम लोगों को एक और चीज पे ध्यान, जैसा कि दीदी ने बताया कि हम लोग अगर केमिकल फ्री अपने आप को बनाए तो बनाए और हम अपने घरों में नेचुरल चीजों को ज्यादा से ज्यादा यूज करें, सो दैट हमारा जो पानी कम भी यूज होगा और हम लोग खुद भी केमिकल फ्री लाइफ में आएंगे। बायो एंजाइम हम बनाएं, हमारे ही घरों में जो ऑरेंज के छिलके होते हैं, लेमन के छिलके होते हैं, उसके आप अगर जाएंगे, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे आए हुए हैं, ऐसे वीडियो आए हुए हैं जिसको हमें देखना है, और 3 मंथ उसको पानी में डाल करके रखते हैं। उसमें कुछ उसका प्रोपोर्शन होता है, और आफ्टर 3 मंथ आप उस वाटर को क्लीनिंग के लिए, यूटेंसिल क्लीनिंग के लिए, और खुद इवन आपके जो है वॉशरूम क्लीनिंग, अदर भी बहुत सारे चीजों में आप बायो एंजाइम को यूज कर सकते हैं। हमारे ही वेस्ट से ये बनाया जा सकता है। संतरे का छिलका हो गया, ऑरेंज का, वेजिटेबल के जो छिलके हैं, इन सबको इसको रख करके, और एक बार बनाने में 3 मंथ लगता है, लेकिन आफ्टर दैट सेकेंड राउंड में उसी एंजाइम को आप उसमें डालेंगे तो 1 मंथ में आपका वो तैयार हो जाएगा। तो और हमारे बीच में है मीतू दीदी है। मीतू दीदी, आप अपना ओपिनियन शेयर करें। नमस्कार दीदी, थैंक यू सो मच। और इनफैक्ट आज का प्रोग्राम तो मुझे बाकी सभी थर्सडे के प्रोग्राम से बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज वी हैव वेरी गुड एक्सपर्ट। तो उसमें मेरे बोलने लायक तो बहुत कुछ नहीं है, जो थोड़ा बहुत एक जनरल एक कंसेप्ट, एक लेमैन जिस लैंग्वेज में बात करता है, मैं उसी लैंग्वेज में बात कर पाऊंगी, बिकॉज मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस सब्जेक्ट पर। मैं एक चीज जानती हूँ कि जो हमारा देश है वो बहुत पुराने समय से नदियों का देश था। ये एक वर्च्यू था कि हमारे पास इतनी ज्यादा 12 महीने पानी वाली नदियां थी, इतनी ज्यादा बड़ी संपदा थी। अगर हम बात करें आर्यंस की, तो आर्यन भी हमारी कंट्री में तभी आए क्योंकि हमारी जमीन उपजाऊ थी, हमारे देश में इतनी नदियां थी, और किसी टाइम में उसी की वजह थी कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दैट मीन्स वाटर वॉज अ वेल्थ, वाटर वॉज कंसिडर्ड एज अ वेल्थ एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। उसके बाद क्या हुआ, जो पानी हमारे पास था नदियों का, हमने उसको ढंग से यूज नहीं किया, ढंग से उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया, और हम क्या करने लगे, हम जमीन में खोद खोद के पानी निकालने लगे। बिकॉज हमने जो बाकी विदेशों में देखा, वहां तो नदियां होती नहीं है, वहां उन्होंने जो है जमीन से पानी निकाला, हमें टेक्निक पसंद आ गई, कुएं तो हमारे यहाँ भी खोदे जाते थे, हैंडपंप भी आते थे, बट ऐसा नहीं था कि हर जगह हम जमीन से पानी निकाल रहे हैं। बट व्हेन वी फाउंड कि बाकी कंट्रीज में हर जगह पानी निकल रहा है, इरिगेशन के लिए भी वही पानी यूज हो रहा है, घरों में भी नीचे से पानी निकाल कर लग रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग आई कि भाई आपके घर में तो पैसा है और आप बैंक से लोन लेने जा रहे हो, आपके पास तो नदी है लेकिन आप जमीन में गड्ढा खोद रहे हो। जब हमारे पास वाटर रिसोर्सेज थे, आई मस्ट टेल यू कि जिस किसी ने भी हमारे कंट्री में टाउन प्लानिंग की और पूरा का पूरा ड्रेनेज जो है वो रिवर के साथ जोड़ दिया, वो शायद लाइव मतलब हिस्ट्री में शायद सबसे बड़ा ब्लंडर है एज फार एज द टाउन प्लानिंग इज कंसर्न। किसी ने जिसने जो भी आर्किटेक्ट रहा है मॉडर्न इंडिया का, अगर उसने कहीं भी आकर ये हमारा ड्रेनेज को रिवर के साथ जोड़ दिया तो इतिहास कभी उसको इस बात के लिए माफ नहीं कर सकता। उसने हमारा इतना बढ़िया रिसोर्स बर्बाद कर दिया। आज भी हमारे पास रिवर्स में इतना पानी है कि अगर हम उसको बचा सके, समुद्र में जाके वेस्ट होने से बचा सके और उसको पूरे की पूरी कंट्री में स्प्रेड कर दे इन द फॉर्म ऑफ कैनाल, नदी नाले, छोटे छोटे तालाब, वो पानी रोकिए ना, उसको यूटिलाइज कीजिए। सो पॉइंट इज कि हमें जो है अपनी रिवर को रिवाइव करना बहुत जरूरी है। जो चीज हमारे पास है कम से कम उसको तो पहले हम इस्तेमाल करें, वो बहुत जरूरी है। हम अगर वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेट, बट अगेन वो सिर्फ 4 महीने के लिए है। उसका जो क्वांटिटी ऑफ वाटर हमारे पूरे देश में निकल रहा है और क्वांटिटी ऑफ वाटर जो हमारे ग्राउंड लेवल में जा रहा है उसमें इक्विलिब्रियम नहीं है, निकल ज्यादा रहा है जा कम रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे हम ये नहीं कह सकते कि दिस वाटर कैन हैंडल द एंटायर ग्राउंड वाटर टेबल। पूरा ग्राउंड वाटर टेबल वाटर हार्वेस्टिंग भी नहीं करेगा। हमें वाटर रिसोर्सेज के जो हमारे कन्वेंशन है उसको रिवाइव करना बहुत जरूरी है। प्लस ये तो बड़ी मानने वाली बात है और सभी लोग कहते हैं कि दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर एंड इट इज गेटिंग सीरियस डे बाय डे, बट आई बिलीव कि अगर श्री श्री आनंद मूर्ति जी या श्री PR सरकार इसके बारे में बोलकर गए हैं, he didn't talk about other resources। उन्होंने सोने की बात नहीं की, ग्राउंड में सोना भी निकलता है, कॉपर भी निकलता है। he even didn't talk much about the uranium, इलेक्ट्रिसिटी की भी ज्यादा बात नहीं की, जबकि these are also our lifeline। उन्होंने बात ही किसकी की है, वाटर क्राइसिस की। दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। दूसरा जो मेरा इशू है वो ये है कि जो ये हमारे बिल्डर्स हैं जिन्होंने सोसाइटीज बना रखी है, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इन अर्बन सोसाइटीज, व्हाट दे आर डूइंग, उनको एक अप्रूवल मिल जाती है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है। जब तक वो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा वो किसी को पोजेशन नहीं दे सकते हैं सोसाइटी में। तो जो अथॉरिटी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट उनको देके आती है उसको ये तो पता होना चाहिए कि आर दे एबल टू सप्लाई एनफ वाटर। एक एक सोसाइटी में 2-2 हजार फ्लैट हैं, एक फ्लैट को अगर 1000 लीटर पानी भी पर डे का चाहिए तो क्या वो उतना पानी दे सकते हैं? अगर दे नहीं सकते हैं तो किसके बेसिस पे आप ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे रहे हैं? डेवलपर क्या कर रहा है, नॉन स्टॉप जो है नीचे जमीन के नीचे से रोज पानी निकाल रहा है। 99.9% सोसाइटीज जो प्राइवेट बनी है उसमें कोई म्युनिसिपैलिटी का पानी नहीं आता, दे आर जस्ट टेकिंग आउट द ग्राउंड वाटर। एंड एक और इन्होंने लाइन जोड़ दी है, वाटर सप्लाई 24/7। हर प्रॉपर्टी के ब्रोशर में आप देख लीजिए, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 24/7। भाई आप 24/7 की फैसिलिटी दे रहे हो तो अकाउंटेबिलिटी भी तो रखो। 24/7 का मतलब ये थोड़ी है कि एक आदमी 5000 लीटर भी पानी ले लेगा। हाउ कैन यू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि वो 1000 लेगा? पानी खुला छोड़ के जा रहा है ऑफिस वो। पानी का पता है हमारी सोसाइटी में सिर्फ 500 रुपीज पर मंथ देना पड़ता है। मैं पानी छोड़ के 2 महीने के लिए बाहर चली जाऊं, पानी फैलता रहेगा, nobody is going to take care of it. So if you are giving the facility you have to take accountability also. और अगर कोई डेवलपर को आप जमीन दे रहे हो, इट डजंट मीन कि टाउन प्लानर को देखना चाहिए कि जितनी जमीन पे वो फ्लैट बनवा रहे हैं उतने रिसोर्सेज उतनी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं, म्युनिसिपैलिटी उतना पानी प्रोवाइड कर सकता है या नहीं। जमीन के नीचे की चीज आपने जमीन दी है बिल्डर को, जमीन के नीचे की नहीं दी है। अगर कल जमीन के नीचे सोना निकलेगा तो गवर्नमेंट तो आके खड़ी हो जाएगी ना कि दिस इज नॉट योर प्रॉपर्टी, आपके पास सिर्फ लैंड है। कहीं भी अगर कोई भी कहीं भी गड़ा हुआ धन निकलता है तो वो किसका माना जाता है? गवर्नमेंट का ही माना जाता है। सो इफ एनी रिसोर्स इज बिलो द ग्राउंड दैट इज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी विच इज गेटिंग मिसयूज्ड। और तीसरा पॉइंट ये है कि जिस तरह से कोरोना को लेके हम लोग इतनी वॉर फुटिंग लेवल पे आ गए,
जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान को चलाया, उसी तरह से किसी अपर लेवल से आवाज आनी चाहिए वाटर कंजर्वेशन ड्राइव बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातें करने से ये काम नहीं होगा। सो थैंक यू वेरी मच दीदी, इतना ही मुझे बोलना था। नमस्कार दीदी। थैंक यू सो मच मीतू दीदी। हमारे बीच में वानिया सिंह है। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर योर ओपिनियन? वानिया सिंह जी। सुन पा रही हैं वानिया सिंह जी? आई थिंक वो नहीं सुन पा रही हैं। तो और अगर कोई बोलना चाहते हैं अनम्यूट करें और बोले, अदरवाइज हम लोग फिर आज का सेशन यहीं पे ओवर करेंगे। कोई और है? तो नमस्कार। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाह रही हूँ। नमस्कार गीता दीदी। नमस्कार गीता दीदी। एक्चुअली जब बाबा मुंबई आते थे 80s के वक्त, 78, 79, 80, उस वक्त बाबा बहुत बार मुंबई विजिट किए थे और बाबा फील्ड वॉक के लिए घूमते थे। तो वो एक बार पवई लेक, विहार लेक जो हमें मुंबई को पानी सप्लाई करता है, उस वहां गए थे फील्ड वॉक के लिए। तो वहां पे बाबा ने हमारे समाज सेक्रेटरी और वो बहुत सारे लोग थे, दादा आनंद जी, बहुत सारे उनके साथ में थोड़े वीआईपीज जैसे मैं बोलूं वो लोग थे। और उस वक्त बाबा ने उनको क्वेश्चन किया था कि अगर आपके यहाँ पे ये जो नदी आपको पानी सप्लाई कर रही है, अगर ये इस तरह का भी होता है ना कहीं, जैसे अभी आतंकवादी हमला होता है, वैसे अगर कुछ हुआ, किसी ने ये इस नदी में अगर जहर मिला दिया, तो आप लोग क्या करेंगे? ये स्थिति आ सकती है, तो उसके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है? तो सब लोग चुप हो गए क्योंकि कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस वक्त कुछ भी मतलब ऐसा ये सोचने का भी ये नहीं था। मगर उस वक्त बाबा ने कहा था कि आप लोगों को ये इस पे डिपेंड नहीं रहना है और बहुत सारे नदियों का निर्माण करना है। बट वो तो बॉम्बे जैसे शहर में अभी तो मुझे तो एकदम इम्पॉसिबल जैसे लग रहा है। बट ये बाबा की बात है और सचमुच काम करना चाहिए। मैं हरानंद दादा से भी बोलूंगी कि आप प्लीज सभी को अपील करिए, मुंबई में अगर उस तरह का तो बहुत जरूरी है एक्चुअली। जैसे हमारे यहाँ एक मीठी नदी है, वो नेशनल पार्क से निकलती है। अभी नेशनल पार्क मतलब पूरा फॉरेस्ट एरिया है और वो पूरा ब्लॉक अंधेरी तक उसका पूरा ब्लॉक है। अभी उसका सफाई होने का काम धीरे धीरे, बहुत धीरे मगर चल रहा है। बट वो कहाँ तक सफल होगा मैं नहीं जानती हूँ। बट हाँ, सभी ये जो बस्तियां, झुग्गी झोपड़ियां और उसकी वजह से पूरा कंटेमिनेटेड है, बहुत ही गंदा हाल है। तो बस मैं वही बात याद दिलाने के लिए 2 मिनट के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू गीता रावल दीदी for sharing really valuable thoughts and सब लोग जितने पैनल में थे, एक्सपर्ट मिस्टर अनुराग जी, डॉक्टर वर्तिका जैन, दिगंबर वॉय दादा, अरुण दादा, हरानंद दादा, जितने लोग थे सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मीतू दीदी, आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब जुड़े और ये सिर्फ बातें करने के लिए नहीं है, ओपन फोरम डिस्कशन के लिए नहीं है। हम आज जो हम लोग बातें आपस में हम लोगों ने जो की है, इसको हम लोग फ्रूटफुल करें, हम लोग अपने आसपास के लोगों को अवेयर कराएं, लोगों के पास जाएं, इस बारे में बताएं कि हम कैसे डे टू डे अपने पानी को बचा सकते हैं और प्लांटेशन कितना ज्यादा से ज्यादा लगाएं अपने आसपास में। इवन बहुत पहले हम लोगों के बीच में वर्तिका दीदी है, उन्होंने एक बार एक और प्लांट्स के बारे में बताया था। आई थिंक वर्तिका दीदी बताएंगी क्या वो एक और कौन सा प्लांट है जिसे लगाना हम लोगों को उस पर भी ध्यान देना चाहिए? सेमल या
सेमल प्लांट्स के बारे में भी दीदी ने बताया था कि इवन नदियों के पास लगाने से वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर वहाँ उसके वाटर पॉल्यूशन को भी कम करता है और वो अपने रूट पे पानी को सोख करके रखता है और बाद में जब पानी की कमी होती है तो धीरे धीरे वो जमीन को पानी छोड़ता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम लोगों ने जाना समझा और इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें और अपने आसपास के सोसाइटी को भी इसके लिए अवेयर कराएं। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग ऑन GPI प्लेटफॉर्म। अगेन हम लोग फिर से किसी नए टॉपिक के साथ अगेन आप लोगों के बीच में आएंगे। थैंक यू एंड नमस्कार। थैंक यू, थैंक्स। वेलकम।